तो अब हम जा रहे हैं पिछली क्लास से आगे अगली क्लास में। सर जी पिछली क्लास में क्या हुआ था, ये इतना सारा। ठीक भाई, ये तो देखो सीधी बात है, जो लगातार देख रहा है उसी के समझ में आएगा। ये इतना बड़ा बम्बाल लिखा पड़ा है बोर्ड पे यार, तो ये तो एकदम से देखा भाई। सर जी मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये, मैं तो इसी वीडियो में खोला है मैंने। तो सर जी भैया तुम तो हिल जाओगे इस वीडियो में तो बहुत कुछ हो गया अब इससे पहले। तो कृपया इससे पहले के लेक्चर पे जरूर जाएं, चैप्टर पूरा पढ़ें अपना, तब कुछ समझ में आता है। ठीक, हिम्मत हार जाती है, होता क्या समझ में नहीं आ रहा, बोला यार ये टीचर बेकार है यार। मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे, पिछली क्लास में नहीं देखा आपने, बोला यार ये तो टीचर बेकार है यार, इसने पूरा बोर्ड भर दिया यार, ये क्या मतलब इससे क्या होगा यार। तो भाग गए, निकल गए बच्चे इधर उधर ढूंढने लगते हैं चीज़ों को। फिर तो होता क्या है, किसी भी लेक्चर को, कम से कम मेरे किसी लेक्चर को बीच में से मत देखिए। या तो वो ऐसा लगेगा आपको कि मैं बहुत घटिया टीचर हूँ, या आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। दो समस्याएं खड़ी होंगी यहाँ पे। या तो आपको ऐसा लगेगा कि यार विक्रम सर बेकार यार, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं ये तो, या ऐसा लगेगा यार हमें कुछ नहीं आता यार सब गड़बड़ है। तो इसलिए मेरे लेक्चर को बीच में से मत देखिए, शुरू से पकड़िए लेक्चर को। ठीक, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखते जाइए, तब कुछ बात बनेगी। ठीक, अक्सर कमेंट आते हैं यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ, बोला सर आपका फिजिक्स हाई लेवल पर है। जी नहीं, बिल्कुल किताबों से मिल रहा है भाई जी, ये रहा किताब से पढ़ा रहा हूँ मैं। मेरा हाई लेवल या लो लेवल वाली बात ही नहीं है, कम या ज़्यादा लेवल की बात नहीं भाई साहब, मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। जो किताब में वही पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें हाई लेवल लो लेवल क्या है, जो किताब में लिखा है वही लिखा है मैंने, समझाया है मैंने। जिन लोगों से आप पढ़ रहे हैं वो अपने तरीके से लेवल को गिरा रहे हैं, लेवल को गिरा के कम करके आपको दे रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समझदार हैं और टीचर तो बड़ा ज्ञानी है, और आपकी समझ में भी आ रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है, पेपर में एग्ज़ाम में लेवल जो है वो है, जो आएगा वही आएगा तो इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर में जब आप आते हैं तो बीच में से ना आए, बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ आपको निराशा होगी, हताशा होगी, आपको लगेगा यार ये तो विक्रम सर बेकार पढ़ाते हैं, या फिर आपको लगेगा यार मुझे कुछ नहीं आता। दोनों बातें गलत हैं, ये दोनों ही बातें गलत हैं। आपको कुछ नहीं आता ऐसा कुछ नहीं है, आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ऐसा तो है नहीं आपको कुछ क्यों नहीं आता भाई, आपको भी कुछ आता होगा। आप 10वीं कक्षा पास करके आए हैं, 11वीं में पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ क्यों नहीं आता। और आप ये कहते हैं कि विक्रम सर तो बेकार टीचर हैं, ये भी बात गलत है, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनके अच्छे अंक आ रहे हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बेकार हूँ तो ना आप बेकार हैं ना मैं बेकार हूँ हम दोनों ठीक हैं, लेकिन ये टाइमिंग गलत है। आप किसी वीडियो लेक्चर पे अचानक आ जाते हैं और सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सर ये प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर, और हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बता ली, और हमने कहा दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक है परमाणु क्रमांक का वर्ग और एक है कक्षा के नंबर का वर्ग। इन दो बातों पर है। अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 लगा देते हैं तो सूत्र जो है Z13.6/n² बन जाता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक, कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन जैसा हीलियम है, लिथियम है, उसका परमाणु क्रमांक अलग होता है, 2 3 4 जो भी है वो यहाँ लगेगा, कक्षा यहाँ लगेगी। ठीक, ओके। चलिए, मैं बात कर रहा था कि हम सूत्र बनाएंगे त्रिज्या का, चाल का, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में चाल कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या का सूत्र बन गया ढाई, चाल का बनाएंगे, परिक्रमण काल का बनाएंगे, आवर्ती का बनाएंगे। परिक्रमण काल का बनाएंगे तो आवर्ती का बन जाएगा, हम जानते हैं परिक्रमण काल बराबर 1/आवर्ती। डन। तो कुल मिला के हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा में कितनी चाल है उसका सूत्र बना लेते हैं, कक्षा के नंबरों के पदों में बोर के दूसरे अभिग्रहित को स्वीकार करते हुए। चलिए ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हटा लेते हैं, इधर बना लेंगे। किसी कक्षा n में इलेक्ट्रॉन की
चाल। ठीक, अब किससे करेंगे? कह रहा है बोर कोई लाओ जी, बोर कोई लाओ, ये लो NH/2 पाई। ठीक, n क्या है? कक्षा की संख्या। v चाहिए, r आ गया ना? अरे r तो आ गया सर जी, ये रहा, यही r यहाँ जा रहा है, ये गया देखो। ठीक है, तो यार यहाँ डाल रहे हैं और वैल्यू v का निकाल रहे हैं। देखेंगे भाई v कैसे निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। चलिए, तो MVR, तो MVR का पूरा मान यहाँ लगेगा, आगे NH/2 पाई। चलो मेरे भाई, चलो 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 भाई, लिखाओ ε0 h² n² पाई e² mz। बाप रे सर जी, बड़ा है ये फॉर्मूला, बड़े ही फार्मूले हैं भाई यहाँ तो, क्या करें, फार्मूले बड़े हैं, ये पता नहीं क्या 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 लगा रखे हैं, नियतांक लग जाते हैं इसमें, गलती से इसमें कुछ छूट भी जाता है, ध्यान रखना कुछ ना कुछ छूट जाता है इसमें, हर चीज़ को मिला के चलना और पक्का कर लेना इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो m कट रहा है, जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान पर चाल निर्भर नहीं कर रही है। देखिए देखिए देखिए, m कट रहा है। ठीक, तो कुल मिला के m गया तो v, और एक n कट रहा है, देखिए इधर n है, n² है, तो n आ गया यहाँ से एक, बस h, एक h भी कट रहा है, देखिए ये रहा h, कम हो गया। ε0 नहीं कट रहा है, ऊपर रहेगा, ये लिहा, ये रहा ε0, m गया। इसके बाद पाई कट रहा है, पाई, पाई गायब, तो क्या बचा नीचे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो का तो बचा a², m गया, ये गया, वो गया, इधर क्या बचा? 1/2 बचा, और एक बचा नीचे z। जरा देख लें एक बार, m गया, पाई गया, e² वही है जो का तो। ठीक, ये रहा आवेश, h² में से एक h गया, ε0 है, ढें 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 ढें, तो कुल मिला के अब v फाइनल हो जाएगा, e² z/ε0/h/n, ये आ गया। v जो है, ये सूत्र v का होगा, सीधा सूत्र है, बिल्कुल कोई झंझट नहीं है। ठीक, अब यदि z = 1 n = 1, z = 1 किसके लिए होता है? हाइड्रोजन के लिए, तो v का मान आता है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, लगभग ये मान है। यानी हाइड्रोजन के परमाणु में, यानी ये पूरी ये जो वैल्यू है, देखो ये भाई Z1 N1, ये पूरी वैल्यू ये आती है। इसे कहते हैं पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। तो कुल मिला के हम इसे V0 भी कह सकते हैं, ये लो। ठीक, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल हाइड्रोजन में, तो इस मान की जगह पे हम V0 लिख सकते हैं। तो हमारा सूत्र ऐसे बन गया, V = V0 Z/n, ये लो। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए तुम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल निकाल सकते हो, और इस Z को हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 टना 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 रख सकते हो। ठीक है, सूत्र तैयार हो गया। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए तुम आवृत्ति भी निकाल सकते हो किसी कक्षा में। चलिए परिक्रमण काल या आवृत्ति निकालेंगे, हटा लीजिए। कक्षा n में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल, कक्षा n में, हाँ, इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल T कितना हो गया?
2πr/v। ठीक, r तुम निकाल चुके हो पहले ही। 2π, r का मान होता है r0 n²/z, v का मान है v0 z/n। पक्का यही है, क्योंकि त्रिज्या तुम बना चुके हो सूत्र। कहीं त्रिज्या का सूत्र खो गया, यहाँ लिखा था वो वीडियो को पीछे हटा कर नहीं देखना, याद होना चाहिए। ठीक, चलो कुल मिला के कितना परिक्रमण काल आ गया, ये आ गया 2πr0/v0। क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, n³/z²। कितना मज़ेदार सूत्र आया देखो। ये जो 2πr0/v0 है, ये पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल है। इसे क्या कह सकते हैं, देखो n1 z1 लिख दूं तो t बराबर t0 n²/z²। ठीक, ये कैसा है, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल। t0 जो है, ये वाला t0 है, जहां ये लो। और अगर हाइड्रोजन है तो क्या लिखोगे, Z1 है। H के लिए Z बराबर 1 है, तो Tn³ है यार। गलती हो जाएगी हमसे यार, अक्सर हो जाती हैं ये गलतियाँ। ये हो गया, तो परिक्रमण काल का सूत्र तैयार हो गया। आवृत्ति का भी हो जाएगा, आवृत्ति का बना देते हैं। किसी कक्षा n में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति। ठीक, चलिए आवृत्ति का बना देते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, 1/आवर्त काल या परिक्रमण काल। तो उल्टा कर दो इसको यार, क्या दिक्कत है। लो कितना आ गया, ये आ गया z²/n³ और नीचे आ गया 1/t0। पहली कक्षा में आवृत्ति 1/t0 होगी, पहली कक्षा का परिक्रमण काल होगा, तो उसे क्या लिख देंगे, ν0 z²/n³। ये बन गई आवृत्ति। ठीक, और z क्या है, z बराबर 1 है हाइड्रोजन के लिए। कितनी बार याद हो गया सर। ठीक, हो गया डन। तो हाइड्रोजन के लिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए सूत्र कैसा बना फिर बताओ। z को 1 रख दूं, ν(n), nवीं कक्षा में आवृत्ति ν0/n³, ये बन गया। लो ठीक, यही बन जाएगा ऐसे T0 n³ है ना, हाइड्रोजन के लिए हो गया। तो आवृत्ति बनी, चाल बनी, ऊर्जा बनी, त्रिज्या बनी, कुल ऊर्जा बनी, गतिज ऊर्जा बनी, स्थिर ऊर्जा बनी, ढाई 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 सारे सूत्र तैयार हो चुके हैं। अब शुरू करता हूँ तुम्हारी बुद्धि परीक्षा, तुम्हारी बुद्धि परीक्षा शुरू करता हूँ अब। ठीक है
चलिए अब आया इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा तीसरे अभिग्रहित से। तो क्या लिखेंगे, बोर के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, ठीक, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कैसी होगी बताएं ज़रा। कह रहा जी इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा स्तर बदलेगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी अंतिम ऊर्जा स्तर पर पहुंचेगा पहले ऊर्जा स्तर से। तो यहाँ पर अगर विकिरण बाहर फेंकता है तो हम जानते हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है। तो क्या लगा देंगे इस फॉर्मूले में, ई फाइनल माइनस 13.6 एन फाइनल का स्क्वायर, ये है फाइनल वाली, इसमें से घटा देंगे, ये वाली देखो, ठीक। ये जो है इसे अंदर कर लेते हैं ब्रैकेट के, है ना, देखो गड़बड़ी 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 ये रही। ये क्या है, एन आई क्या है, पहली ऊर्जा, और ये क्या है, अंतिम ऊर्जा का स्तर कक्षा। तो कुल मिला के कॉमन अगर ले लूँ तो क्या बनेगा, माइनस 13.6 को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। अब ये किसके लिए हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए हो रहा है। अगर हाइड्रोजन को ना लूँ तो यहाँ क्या लूँ, कोई भी लूँ मान लीजिए अपनी तरफ से, तो क्या लिखूँगा, जेड स्क्वायर, उसका परमाणु क्रमांक लगाना पड़ेगा मुझे, देखो इसलिए बाद में लगा रहा हूँ, तुम कहीं गड़बड़ ना कर तो भूल ना जाओ। ये देखो, तो ये आ गया, यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, ठीक है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। लो, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 लगेगा, लेकिन सवाल बन जाता है, लिथियम पे बन जाता है, हीलियम पे बन जाता है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक। किसकी बात हो रही, भाई हाइड्रोजन की बात हो रही, ठीक है, जेड 1 है, ओके। अब इसके बाद ये जो ऊर्जा है दरअसल ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये लागू कैसे हो रहा है, ये प्लस में आता है कि माइनस में आता है, देख कैसे। यहाँ हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है। तो इस सूत्र में ये बात है कि एन फाइनल जो है से बड़ा है एन इनिशियल। तो ये मान कैसा होता है, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब विकिरण को बाहर फेंकता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ एन फाइनल बड़ा कर दूँ, यहाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो ये कैसी आती है एनर्जी, ये आती है पॉजिटिव एनर्जी, यानी बाहर ऊर्जा मिलती है कुल मिला के, ठीक। तो डेल्टा ई बराबर कितनी होती है, एच न्यू, ठीक। उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति, जहाँ न्यू है उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन से जितना विकिरण मिलता है उसी को कहते हैं एक फोटोन, ठीक। अब क्या जोड़ेंगे इसमें, अब इसमें बिल्कुल नई बात जोड़ देंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक बार में किए गए संक्रमण
से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को एक फोटॉन कहते हैं। ठीक, तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा यही हो गई एच न्यू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये किस में थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। तो किस में करें इसको? जूल में करें। तो क्या करना पड़ेगा इसको जूल में करने के लिए? बताइए क्या करना पड़ेगा इसको जूल में करने के लिए? इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करना पड़ेगा। ये तो जूल में है भाई, प्लैंक कांस्टेंट है, आवृत्ति है जूल में ये तो कुल मिला के इस चीज़ को देखें तो ये धनात्मक बना लेते हैं, इसको धनात्मक बना लेते हैं। इस माइनस को अंदर डाल देते हैं और इन नंबरों को बदल देते हैं। देखो यहाँ करूँगा मैं क्या? n फाइनल का स्क्वायर, और यहाँ क्या करूँगा? n इनिशियल का स्क्वायर यानी प्रारंभिक का। अब देखो इस माइनस को हटा दूंगा, ठीक, और इसे ठीक लिखूंगा मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये बन गया 13.6 ई, ये रहा, ठीक। और यहाँ क्या लिखूंगा? जेड स्क्वायर। समझ रहे हैं कि हम जेड को नहीं छोड़ रहे हैं, अभी हाइड्रोजन पे लगा रहेंगे, जेड को 1 लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन होता है। हीलियम में बात करता है कई बार, लिथियम में बात करता है कई बार, हाइड्रोजन में बात करता है तो हम जान लिया ये नहीं लगे, ये जेड जो एक ही लगेगा, तो इसलिए हम जेड को नहीं छोड़ रहे हैं भाई, ठीक। अब इस केस में ये सारी चीज़ आ गई, तो ये जो आवृत्ति है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य, और h को ले जाते हैं नीचे 13.6 ई जेड स्क्वायर बटे एच सी, ये दोनों चले गए नीचे, ये गया सी भी नीचे लो, क्योंकि हो जाएगा एच सी बटे लैम्बडा, एच सी चला गया नीचे, और ये एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर ये तैयार हो गया रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला यानी रिडबर्ग ने सीरीज बनाई, तो रिडबर्ग कांस्टेंट परिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे इस मान को क्या लिख देंगे? रिडबर्ग कांस्टेंट आर जेड स्क्वायर एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, ये रहा, ठीक, ये हो गया। ऐसे अब यहाँ पे देखिए एन आई बड़ा है, एन एफ जो है फाइनल जो है वो छोटा है, तो ये गड़बड़ कैसे हुई? एक मिनट, एन आई एन एफ माइनस मैंने बदल दिया था, एन एफ फाइनल बड़ा, ये माइनस में आ जाएगा, क्या गलती हुई है? पकड़ो 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 पकड़ो, ये देखो हमने कहा एन आई बड़ा है, एन एफ छोटा है, तो माइनस में आएगी ऊर्जा, बाहर निकली ऊर्जा माइनस में आ रही है, ठीक है, माइनस में आ रही है, प्लस में करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि बाहर की ऊर्जा को प्लस में करना पड़ेगा। गड़बड़ हो गई है, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये बाहर जो निकली हुई ऊर्जा है ये तो माइनस में आएगी, इसको प्लस बना के लिखना पड़ेगा। खैर छोड़िए, ये जो चीज़ है ये बाहर निकली हुई ऊर्जा माइनस में आती है, इसको प्लस बना के लिखना पड़ेगा मुझे। फोटोन को मैं प्लस बना के लिखूंगा, ये रहा, माइनस कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, लो ये लो, ये है फार्मूला। अब देखो चेक करो, फाइनल कम है, कम ऊर्जा स्तर पे आ रहा है, इनिशियल ज़्यादा है, तब आएगा ये प्लस में। ये ऊर्जा जो है कैसी आ रही है? माइनस में आ रही है। बाहर निकली हुई ऊर्जा यानी फोटोन की जो ऊर्जा बाहर देगा वो माइनस, वो घटेगी, परमाणु के सापेक्ष देखेंगे तो वो घटी हुई ऊर्जा होगी, तो बाहर आएगी तब वो माइनस में होगी, ठीक। अगर बाहर से कोई ऊर्जा देंगे तो वो प्लस में होगी। कुल मिला के ये ऊर्जा का अंतर है, ये कार्य है, ये कार्य है, ठीक।
अब अगर ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब निकाय द्वारा किया गया कार्य है, और अगर ये प्लस में आ गया तो निकाय पर किया गया कार्य, ये फिलोसफी लगानी पड़ेगी। ठीक, खैर कुल मिला के ये सूत्र तैयार हो गया। अब ये फाइनल होगा, अगर हम ये ना लगाएं ना माइनस और इसी जुड़ कर तो चलाते रहें, तो इस तरंग दैर्ध्य का मान कैसा बता देगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये बाद में प्लस करना पड़ेगा। यही नियम है, इसी के हिसाब से चलना है। ठीक, माइनस लगा दिया, इसको प्लस बना लिया, वेवलेंथ को प्लस बना लेना है, पॉजिटिव, यहाँ से तो माइनस आ जाएगा ये। ठीक, चलिए, क्योंकि तरंग दैर्ध्य माइनस में नहीं होती। खैर, अब ये बन गया। अब इस चीज़ को अब यहाँ बदलना पड़ेगा। देखो, अब ये जो है माइनस लगा दिया मैंने, अब इसे बदल देता हूँ मैं उसी की तरह, माइनस हटा देता हूँ, बस वही चीज़ है जो की, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वापस कर लेता हूँ मैं इसको, n फाइनल का स्क्वायर और यहाँ n इनिशियल का स्क्वायर, ये लो। ठीक, अब इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, बिल्कुल सही है। अब ये माइनस हट जाएगा, ये लो, देखो ये आ गया, देखो अब हुआ ये सही। कुल मिला के ये ठीक था, इसका माइनस हटा देना था, बस हमें झंझट ही नहीं था, क्योंकि इससे ऊर्जा माइनस में आती है, ऊर्जा का अंतर माइनस में आता है। ठीक, चलिए, ठीक हो गया, और कुछ लग गया माइनस, फाइनल, ओके। अब चलिए, अब इस पर ध्यान देते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये क्या बताती है। ये फोटोन का वेवलेंथ बताती है, फोटोन का तरंग दैर्ध्य बताती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तब। ठीक, यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, उस स्तर पर स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाता है, ऐसे ना, तो एक फोटोन उत्सर्जित करता है। देखो लिखा हुआ पहले भी, फिर लिख देते हैं, एक फोटोन उत्सर्जित करता है। फोटोन की तरंग दैर्घ्य 1/λ r 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक, होती है यदि z बराबर 1 हाइड्रोजन के लिए ये रहा भाई, ये रहा, पक्का। तो अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि Ni जो है बड़ा हो गया Nf से, ये बात पक्की है। ठीक, जी, बोर का तीसरा पोस्टुलेट है, ये वाली चीज़ है। अगर हम परमाणु पर प्रकाश डालते हैं और फिर इस पे लागू करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर पर जाएगा, तो यहाँ ये वैल्यू बदल जाएगी, ये वेवलेंथ माइनस में आ जाएगा फिर तुम्हारा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसे बड़ा कर दिया, इसे छोटा कर दिया, कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर पर ले गए तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो उस केस में इस सूत्र को बदल के लगाना पड़ता है। अब कैसे करते हैं सूत्र को, कैसे लगाते हैं, अब लिखिए, आगे लगाते हैं, देखें। यदि आइंस्टाइन एवं बोर
के ऊर्जा समीकरणों को मिलाया जाए तो कोई परमाणु यदि ऊर्जा अवशोषित करता है विकिरण के रूप में, ठीक, क्योंकि बोर ने नहीं कहा था कि परमाणु अगर ऊर्जा अवशोषित करता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, ये बोर में नहीं कहा था। ये बात कही थी आइंस्टाइन ने, लेकिन आइंस्टाइन ने इसका कोई सूत्र नहीं दिया था कक्षाओं के रूप में। वैसे तो दिया था एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, लेकिन कक्षाओं के रूप में नहीं दिया था। तो बात मान ली जाए आइंस्टाइन की और कक्षाओं का समीकरण लगा दिया जाए बोर वाला, तो विकिरण की आवृत्ति या विकिरण की तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं अपन, तरंग दैर्ध्य निकाल लेते हैं। 1/λ r, देखो बदलना पड़ेगा, इसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा, चीज तो यही है। ये देखिए, जहां n फाइनल अधिक है n इनिशियल से, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में जाएगा जब उस पर कोई फोटोन गिरेगा। तो ये डाले गए फोटोन का तरंग दैर्ध्य है। अब यानी सीधी सीधी बात ये है कि मान लीजिए ये नाभिक है, ये क्या है, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये उच्च ऊर्जा स्तर है। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यहाँ से यहाँ चला जाए इस ऊर्जा स्तर पे, ठीक, और हम इस पर कोई फोटोन डाल दें, ठीक, तो इस फोटोन की hc/λ ऊर्जा होगी, h न्यू। ये जो लैम्बडा है यही लैम्बडा है ये, जिससे इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ बोर के तीसरे नियम से नहीं है, बोर के तीसरे अभिग्रह से नहीं है ये, इसमें आइंस्टीन को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बोर ने अवशोषण की बात नहीं की थी। उसने तो कहा था इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आएगा तो फोटोन बाहर फेंक देगा, ठीक, ये बात है। तो इसको पलट के लगा रहे हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा आइंस्टाइन को भी। चलिए, अब ये बात क्लियर हुई। यानी अब आप परमाणु पे लाइट बाहर से डाल दो तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा बढ़ जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को घटाता है तो ऊर्जा को बाहर फेंक देता है, ठीक, दोनों बातें फिट हुई, एक इधर से एक इधर से, ठीक। फोटोन बाहर आता है इधर से, ये लिखा है फॉर्मूला, ठीक। फोटोन परमाणु पे गिरता है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है उच्च ऊर्जा स्तर में, ये लिखा है फॉर्मूला, टन। ओके, दोनों को पक्का कर लो, हो गया।